आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की एक परत है, ये तो तुम्हें मालूम ही है। इस वायुमंडल की परत का काम क्या है? ये जो वायुमंडल की जो परत है, इसमें बहुत से परतें हैं अनेक अनेक प्रकार के गैसों के। और ये जो गैसेस जो है, ये करती क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? ये हमें सौर मंडल से आने वाली बहुत सी रेडिएशंस बोलो या कॉस्मिक रेज, उनसे हमारी पृथ्वी को बचाती है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो वायुमंडल एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, यानी एक आवरण एक की तरह काम करता है, जो पृथ्वी को आने वाली सौर मंडल से आने वाली जो किरणें हैं, हानिकारक किरणें, उनसे वो बचाता है, उनसे वो ढक के रखता है। तो ये वायुमंडल का मेन काम है। ठीक, वायुमंडल की परतों को हम 5 मुख्य परतों के रूप में विभाजित कर सकते हैं या 5 लेयरों के रूप में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहला जो है वो ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में हम लोग अधोमंडल या फिर परिवर्तन मंडल या शोभ मंडल भी कहते हैं। तो सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो लेयर आता है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद जो लेयर आता है वो स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हिंदी में हम लोग समताप मंडल कह सकते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा मेसोस्फेयर, जिसे हम लोग हिंदी में मध्य मंडल कह सकते हैं। फिर आता है तुम्हारा थर्मोस्फेयर, जिसे हिंदी में हम लोग तापमंडल कहते हैं। और अंतिम वाला जो आता है वो है एक्सोस्फेयर, जिसे हिंदी में हम लोग बहिमंडल भी कह सकते हैं या आयतन मंडल भी कहा जाता है। तो इन 5 लेयरों में हमारे वायुमंडल की परतों को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में, जो सबसे निचला स्तर है। ये पृथ्वी का सबसे निचला स्तर है ट्रोपोस्फेयर, जो सामान्यतः जो साधारणतः देखा गया है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो धरातल से, यानी जीरो से 12 किलोमीटर, ये रेंज होता है इसका। धरातल से 12 किलोमीटर के रेंज तक का एवरेजली देखा गया है, इसका हाइट होता है, यानी इस ट्रोपोस्फेयर का रेंज होता है, धरातल से 12 किलोमीटर तक का रेंज होता है। ट्रोपोस्फेयर की खास बात यह है, चूंकि ये धरातल के सबसे नजदीक है, इसीलिए इसका नाम हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं अधोमंडल, इसका एक नाम है अधोमंडल, चूंकि ये धरातल के सबसे नजदीक वाला लेयर है, परत है, इसलिए इसका एक नाम पड़ा है अधोमंडल। इसको अब अधोमंडल में देखा गया है कि वातावरण में, हमारे वायुमंडल में मौजूद जितने भी गैसेस है उसका 75%, 75% जो है, 75% गैस जो है इसी ट्रोपोस्फेयर यानी अधोमंडल में ही मिलता है। वाटर वेपर, जल वाष्प जो होता है, बोला ये सोचा जा सकता है कि ऑलमोस्ट 100% वाटर वेपर, जल वाष्प जो है इसी अधोमंडल में मिलता है। जितने भी भारी गैसेस हैं, जितने भी धूल कण हैं, वो सारे के सारे अधोमंडल में ही मिलते हैं, इसके बाहर नहीं मिलते हैं। ठीक, अब जैसे कि हमने जाना 75% जो है, ऑलमोस्ट ऑल द जितने भी गैसेस पाए जाते हैं वायुमंडल के, 75% ट्रोपोस्फेयर में मिलते हैं। तो इसमें देखा गया, इस 75% में देखा गया है कि 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, 21% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, और 1% जो है वो बाकी गैसेस, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, आर्गन हो, या जितने भी अलग अलग दूसरे गैसेस है, वो 1% के करीब करीब ही मिलते हैं, वाटर वेपर हो। तो ये है कॉम्पोजिशन, 78% नाइट्रोजन का, 21% ऑक्सीजन का, और 1% अदर गैसेस का। जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं, जितना हम धरातल से इस ऊंचाई की तरफ जाए, उतना तापमान कमता है और दबाव भी कमता है। अब चूंकि ऊंचाई के अनुसार तापमान और वायु दाब में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसका एक और नाम परिवर्तन मंडल भी है। इसका एक और नाम परिवर्तन मंडल भी है। क्लियर? और इसकी खास बात क्या है, जैसे कि हमने जाना कि जितने भी जल वाष्प है, जितने भी धूल कण है, जितने भी भारी गैसेस है, वो सारे के सारे अधोमंडल में मिलते हैं। इसलिए ये पर्यावरण संबंधी जितनी भी घटना है, चाहे वो बारिश हो, वर्षा, तूफान हो, चक्रवात हो, हरिकेन हो, जो भी है सब इसी मंडल में ही घटते हैं। जितने भी मौसम संबंधी घटना है वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में ही घटते हैं। गर्म गैस के जो गुब्बारे होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, गर्म गैस के गुब्बारे, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। हॉट एयर बलून्स जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही पाए जाते हैं, या उसके वहीं तक जा सकते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। जितना हम देखेंगे उस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है कि हॉट एयर बलून्स
स्ट्रेटोस्फीयर में यानी इसके बाद जो समताप मंडल है उसमें नहीं जाते हैं, ये हम जानेंगे। ठीक, जैसा कि हमने जाना कि अधोमंडल या परिवर्तन मंडल जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, इसी में सारी प्राकृतिक घटनाएं जो है जैसे आंधी, वर्षा, तूफान, घन गर्जन, जो बादल जो गरजते हैं, वो सारी घटनाएं जो है इसी मंडल में घटती हैं। इसीलिए इसका एक और नाम भी है, वो है शोभ मंडल। अब स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग समताप मंडल, जिसे हिंदी में कहते हैं समताप मंडल कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर का इंग्लिश में जहां पर स्ट्रैट का मतलब होता है बहुत सारी परतें। स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री तुम्हें दिख रही है, यानी इन दोनों का जो संयोग स्थल है, इसे बोला जाता है ट्रोपोपॉज। इसे बोला जाता है ट्रोपोपॉज। और ये वही लेयर है, इसी लेयर पे जो है जितने भी वायुयान होते हैं जो उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, वो इसी लेयर में उड़ना पसंद करते हैं। ट्रोपोपॉज के लेयर में क्यों उड़ना पसंद करते हैं? ये चूंकि इस लेयर में जो है बादल नहीं होते हैं, धूलकण नहीं होते हैं, आसमान क्लियर रहता है, साफ रहता है, उन्हें उड़ने में सुविधा होती है, रुकावट या घर्षण कम होता है। इसीलिए जितने भी वायुयान है वो ट्रोपोपॉज जो है लेयर, यानी स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर या समताप मंडल और अधोमंडल का जो संयोग स्थल है उसी में उड़ना पसंद करते हैं वायुयान। ठीक है, ये जो हमने जाना, जिस तरह से हमने जाना कि ट्रोपोस्फीयर का रेंज है 0 से 12 किलोमीटर, ठीक उसी प्रकार से स्ट्रेटोस्फीयर का रेंज है 12 से 50 किलोमीटर। 12 से 50 किलोमीटर का रेंज जो है वो है स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल का रेंज है। स्ट्रेटोस्फीयर, जैसे कि हमने जाना कि स्ट्रेटोस्फीयर में अलग अलग प्रकार के लेयर हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो है वो है ओजोन का। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो है ओजोन, O3। ओजोन गैस का लेयर है। ये ओजोन गैस का जो महत्वपूर्ण काम जो है हमारी पृथ्वी को बचाने में क्या है, ये बहुत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और यही इसकी सबसे बड़ी भूमिका है हमारे अस्तित्व को, पृथ्वी के अस्तित्व में, जीव जंतुओं के अस्तित्व को बनाए रखने में इस लेयर का, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में ओजोन गैस का जो परत है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, फिर मौसम संबंधी जितने गुब्बारे होते हैं, यानी वेदर बैलून्स जो होते हैं, वेदर बैलून्स भी कहा होता है। वेदर बैलून जो है इसी स्ट्रेटोस्फीयर में भी ही जो है वेदर बैलून्स को भेजे जाते हैं, जहाँ पे वेदर बैलून आसानी से पहुंच जाते हैं और वहां से हमारे मौसम के ऊपर में जानकारी इकट्ठा करते हैं और हमें वो जानकारी भेजते हैं संग्रह करके। इसके बाद जो लेयर आता है वो है मेसोस्फीयर। अब मेसो जो है, इस मेसो का मतलब होता है मिडिल। अब देखो मेसोस्फीयर, देखो एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर इसके ऊपर दो है और नीचे स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर नीचे दो, और इन दो नीचे के दो के बीच में आता है मेसोस्फीयर, इसी इसका नाम पड़ा है मेसोस्फीयर, जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं मध्य मंडल। ठीक, मध्य मंडल का जो है वायु का जो घनत्व है, इसमें वायु एयर प्रेशर और कम है, यानी इसमें बहुत ही कम मात्रा में मॉलिक्यूल्स या एयर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मेसोस्फीयर में। इसका जो रेंज है, जिस तरह से स्ट्रेटोस्फीयर का रेंज था 12 से 50 किलोमीटर, इसका रेंज है 50 से 85 किलोमीटर, 50 से 85 किलोमीटर तक इसका रेंज है। जिस तरह से स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के जो कॉमन क्षेत्र था उसे हम लोग ट्रोपोपॉज कहते थे, उसी तरह से मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर का जो कॉमन क्षेत्र है यानी संगम स्थल है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। ठीक, इस मध्य मंडल की विशेषता क्या है? इस मध्य मंडल में जैसे कि हमने कहा कि इसमें वायु का घनत्व बहुत ही कम है, यानी बहुत ही कम मात्रा में एयर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। दूसरी बात, इसी मध्य मंडल में जितने भी उल्का पिंड है, उल्का पिंड असल में है क्या, यानी हमारे अंतरिक्ष में जो पत्थर के टुकड़े या मेटल्स के टुकड़े जो स्वतः जो है फ्लोट हो रहे हैं या उड़ रहे हैं, वो जब हमारे पृथ्वी के नजदीक आते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब पृथ्वी की तरफ खींचते हैं, तो वो हमारे वायुमंडल की तरफ बढ़ते हैं, और वायुमंडल की तरफ बहुत तेज गति से बढ़ते हैं, और तेज गति से आते आते क्या होता है, इस मध्य मंडल पे ही आते आते वो जल जाते हैं या वो भस्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इतनी तेजी, उनके जो मोमेंटम इतना ज्यादा होता है और वो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो जल जाते हैं और इसी मध्य मंडल में आते आते ही वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक मध्य मंडल की विशेषता है। ठीक है, इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है उल्का पिंड या मेटियोर हमारे मध्य मंडल में जल के भस्म हो जा रही है, प्रचंड प्रकाश के साथ वो भस्म हो जा रही है। इसके बाद जो लेयर आता है वो है थर्मोस्फीयर। अब यहाँ पे थर्मो का मतलब होता है हीट।
तो इस लेयर का जो एक और जो हिंदी में जिसे हम नाम बोल सकते हैं वो है तापमंडल। अब इसे इसका नाम तापमंडल थर्मोस्फीयर इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो लेयर है इसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो सकता है, बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर हो सकता है। थर्मोस्फीयर जो है वो एक्सोस्फीयर के नीचे है और मेसोस्फीयर के ऊपर है। मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का जो संयोग स्थल है उसे हम लोग कहते हैं मेसोपॉस, उसे मेसोपॉस बोला जाता है। थर्मोस्फीयर जो है इसका जो रेंज है, जैसे मेसोस्फीयर का रेंज था 50 से 85 किलोमीटर है, थर्मोस्फीयर का रेंज जो है वो है 85 से 700 किलोमीटर तक। ये जो है ये सबसे थिकेस्ट है, सबसे थिकेस्ट लेयर है हमारे वायुमंडल में, जिसका रेंज है 85 से 700 किलोमीटर तक। ठीक, थर्मोस्फीयर या तापमंडल में जो है सबसे लाइटेस्ट एयर मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, इसी के एयर मॉलिक्यूल्स जो है तापमंडल या थर्मोस्फीयर में पाए जाते हैं। भारी गैसेस इस लेयर में नहीं पाए जाते हैं। इस लेयर में जो है प्रकृति में जो घटने वाली जो एक बहुत दिलचस्प जो एक क्रिया है जिसे हम लोग अरोरा कहते हैं या नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, ये इसी मंडल यानी थर्मोस्फीयर में या तापमंडल में ही घटती है। अरोरा जो होता क्या, ये चार्ज पार्टिकल्स जब एटम से आके टकराते हैं तब ये लाइट्स उत्पन्न होते हैं या ये प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा के नाम से जाना जाता है, जो इसी लेयर यानी तापमंडल में ही उत्पन्न होता है। यहाँ पे हम लोग नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा को देख पा रहे हैं, जो रात के अंधेरे में जब इतने अलग अलग प्रकार के प्रकाश के रंग जब हमें दिखाई देते हैं, जो अत्यंत ही देखने में सुंदर लगते हैं। लेकिन असल में ये जो सुंदरता है इसके पीछे एक भयावह या बहुत ही खतरनाक किरणें हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, जो सौर मंडल से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रही है। और हमारे पृथ्वी में जो ये हमने अभी पढ़ा तापमंडल के बारे में, इस तापमंडल के कारण ही ये किरणें हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही, और ये किरणें अगर हमारी पृथ्वी तक पहुंचे तो हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो सकता है। तो तापमंडल की एक बहुत बड़ी भूमिका है इन किरणों को रोकने के लिए। और ये किरणें जब हमारे तापमंडल के अणुओं से या तापमंडल के आयनों से जब टकराती है, तब जाके इस प्रकार के प्रकाश उत्पन्न होता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है। थर्मोस्फीयर या तापमंडल की एक और विशेषता यह है कि जितने भी अंतरिक्ष यान है, सैटेलाइट, इसी जो है थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल में ही वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद आता है एक्सोस्फीयर। अब एक्सो का मतलब है बाहर, आउटसाइड, इसलिए इसका नाम पड़ा है एक्सोस्फीयर, क्योंकि ये सबसे अंतिम वाला लेयर है। इसको हम हिंदी में बहिमंडल भी कह सकते हैं। अब ये जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो है ग्रेटर देन 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर तो रेंज था 85 700 थर्मोस्फीयर या तापमंडल का, उससे ज्यादा का जो रेंज है वो है एक्सोस्फीयर, जो 10,000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। और इसी मंडल में यानी एक्सोस्फीयर में जो देखा गया है कि परमाणु और अणु जो है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है, हमारे पृथ्वी के सतह यानी वायुमंडल को सतह को छोड़ के हमारे अंतरिक्ष में एस्केप कर जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। ठीक, इसी मंडल में देखा गया है जितने भी हायर ऑल्टीट्यूड के सैटेलाइट्स हैं, जो बहुत ऊंचाई में सैटेलाइट जो पृथ्वी का परिभ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो एक्सोस्फीयर में ही रहते हैं या उसी में उस चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल की परतें, ये जो हमने परतें पढ़ी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इसमें के साथ ऊंचाई के साथ तापमान में किस तरह का परिवर्तन होता है, ये हम जानेंगे अभी। तो जो देखा गया सामान्यतः जो पृथ्वी के सतह का जो एवरेज तापमान है वो 15 से 16 डिग्री के आसपास रहता है, एवरेज तापमान। और वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो देखा गया वो -56 तक पहुंच जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वो -56 डिग्री तक पहुंच जाता है। और फिर ओजोन लेयर तक आने तक वो कांस्टेंट रहता है, सीधा रहता है। ओजोन लेयर तक वो कांस्टेंट रहता है और फिर ओजोन लेयर से ऊपर जब ऊंचाई पर जाया जाए तो तापमान फिर से बढ़ने लगता है और -2 या -3 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद देखा गया है कि तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ फिर से तापमान कमने लगता है। -2 या -3 डिग्री के बाद तापमान देखा गया वो धीरे धीरे जितना ऊंचाई बढ़ेगा वो -92 डिग्री तक पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद थर्मोस्फीयर में कुछ देर वो स्थिर रहता है और उसके बाद थर्मोस्फीयर में जो है उसका तापमान फिर धीरे धीरे बढ़ता है और देखा गया है उसका तापमान 1200 डिग्री, करीब करीब 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और एक्सोस्फीयर में वो कम से कम 2000 या 2500 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान बढ़ जाता है एक्सोस्फीयर में। ठीक, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ट्रोपोस्फीयर यानी परिवर्तन मंडल में एक तापमान,
उसके बाद हमने जैसे देखा समताप मंडल में यहाँ पे कम रहा था, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर देखा गया कि मेसोस्फीयर कम रहा है, ताप मंडल में थर्मोस्फीयर में फिर तापमान बढ़ने लगा और फिर बढ़ ही रहा है। तो ये परिवर्तन क्यों हो रहा है ऊंचाई के साथ, इसका कारण क्या है, ये अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फीयर में क्यों तापमान ऊंचाई के साथ साथ कम रहा है। ठीक, तो इसका कारण ये है, देखो दिन के समय जब सूर्य की किरणें जब दिन के समय आती हैं तो क्या होता है, वो धरातल से टकराती है, टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट भी कर जाती है ना। तो ये जो दिन के समय जब सूर्य की किरणें आ रही हैं तो वो क्या रहा है, ये जो एटमॉस्फेयर के जो ट्रोपोस्फेयर के जो एयर है या सौरमंडल के जो वायु है उसे गर्म कर रही है, धरातल को गर्म कर रही है, और उसके बाद धरातल को गर्म करने से क्या हो रहा है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए वही जो एनर्जी जो है वो पास आउट हो रही है, तो वो धरातल के आसपास की जो हवा है उसे भी गर्म कर रही है, ट्रोपोस्फियर के एयर को गर्म कर रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, तापमान धरातल के आसपास क्या है, ज्यादा है। लेकिन जैसे 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 हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें मालूम है जितना ऊपर की तरफ जाएंगे वायु का दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब क्यों कम होगा, अब इसका उदाहरण अगर तुम यहाँ से ध्यान लो कि मान लो तुम धरातल पे खड़े हो, मान लो तुम धरातल पे खड़े हो, ठीक। अब तुम्हारे ऊपर जो इतनी वायु है, मान लो एक वायु का एक कॉलम है, एक चैनल है, मान लो तुम्हारे ऊपर ये सारी वायु के कण है, मॉलिक्यूल्स है, तुम यहाँ पे खड़े हो, इन सभी का दबाव तुम्हारे ऊपर है, और तुम यहाँ खड़े ना होकर मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, थोड़ा और ऊपर चले गए, तो होगा क्या, तब तुम्हारे ऊपर कितने कौन से मॉलिक्यूल्स का दबाव होगा, जो तुम्हारे ऊपर है एयर मॉलिक्यूल्स उनका दबाव होगा, ये तुम्हारे नीचे वाले एयर मॉलिक्यूल्स का दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब क्या, जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमेगा नीचे की तुलना में, यानी नीचे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और जितना ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमेगा। वायु दबाव कमने का मतलब क्या, वायु के बीच में जो सेपरेशन है, वायु के अणु के बीच में जो दूरी है वो और ज्यादा होगी, वायु और फैलेगी, इसलिए गर्म हवा क्या होती है, वो और एक्सपैंड करती है, फैलती है, क्योंकि अणु दूर दूर जाते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमता है। तो जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमेगा, और जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमेगा ये अणुओं के बीच में, या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिशन होगा, यानी टकराव होगा, जिसके वजह से ऊष्मा का एक अणु से दूसरे अणु में जो संचलन होगा, या एक अणु से दूसरे अणु में जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक, दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण जब ऊष्मा जो होगी वो बहुत क्या होगा, धीरे 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 ऊपर की तरफ जितना जाएंगे वो दूरी ज्यादा होने के कारण ऊष्मा कमेगी। तो इसीलिए धरातल से जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे एयर प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण क्या होगा, तापमान कमेगा। कब तक कमेगा, जब तक कि ट्रोपोपॉज यानी स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर इन दोनों का जो संयोग स्थल था ट्रोपोपॉज, वहां तक आने तक तापमान क्या होगा, कमेगा। उसके बाद देखा गया स्ट्रेटोस्फीयर में और ऊंचाई पे जाने पे कुछ दूरी तक तापमान स्थिर रहता है और फिर तापमान बढ़ने लगता है। अब इसका पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर, जैसे कि हमने कहा था, ओजोन लेयर का काम क्या है, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जिसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, उन ऊर्जा को यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन यानी O3 बनाते हैं, दूसरे ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलकर ओजोन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, O3 बना रहे हैं। ठीक, और ये O3 का काम क्या है, ये अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर सोख लेती है, और सोखने की वजह से क्या है, इस लेयर का तापमान इस लेयर की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों को जो पराबैंगनी किरणें उसे एब्जॉर्ब कर रही है, इसीलिए इस लेयर में तापमान जितना ऊंचाई की तरफ जाएंगे उतना क्या होगा, तापमान बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ रहा है, -2 या -3 डिग्री तक इसका तापमान पहुंच जाता है। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद मेसोस्फीयर में फिर क्या होता है, फिर मेसोस्फीयर में तापमान कम क्यों रहा है, क्योंकि मेसोस्फीयर में देखो कोई ओजोन लेयर नहीं है। अब अगर ओजोन लेयर नहीं है तो जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे दबाव तो वैसे ही कम है, जैसे यहाँ पे जितना ऊपर जा रहे थे दबाव कम रहा था तो तापमान भी कम रहा था, तो जितना हम ऊपर जा रहे हैं दबाव तो कम ही रहा है। तो फिर इस लेयर में बढ़ क्यों रहा था, क्योंकि इस लेयर में ओजोन लेयर था, इस लेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल्स थे जो पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन इस लेयर में ऐसा कोई ओजोन के अणु मॉलिक्यूल्स नहीं है जो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करे, तो यहाँ पे दबाव दबाव के कमने के कारण क्या होगा, तापमान और कमेगा, और जितना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्या हो रहा है, तापमान कम रहा है, और तापमान कमते 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 -92 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब हमने जैसे देखा कि मेसोस्फीयर में तापमान कम रहा था क्योंकि यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कम है, तो और ऊपर जाएंगे तो और भी वायुमंडलीय दबाव कम होगा, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और कम होंगे थर्मोस्फीयर में। लेकिन देखा गया तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर में यहाँ तापमान बढ़ने लगा। अब यहाँ पे बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है,
अब देखो यहाँ पे बढ़ने के पीछे कारण ये है कि सूर्य से आने वाली किरणें असल में वो आ तो रही है, ऊपर ही से आ रही है, ठीक। इसमें से जो किरणें जो आ रही हैं, मैक्सिमम देखा जाए तो 80 से 90% जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं या विजिबल लाइट है या गामा रेज है या कॉस्मिक रेज है, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी थर्मोस्फेयर में। और बहुत ही कम अमाउंट यानी 10% जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट वो नीचे की तरफ आते हैं, जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है ओजोन लेयर के बाद। उसके बाद जो ऊष्मा जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन मैक्सिमम जो सूर्य से आने वाले जो रेडिएशन है, जो कॉस्मिक रेस है, गामा रेस है, वो सब एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं थर्मोस्फेयर में। तो थर्मोस्फेयर में देखा गया है कि नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर या मेसोस्फेयर की तुलना में बहुत ही कम है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी प्रचंड एनर्जी, इतनी प्रचंड ऊर्जा को ग्रहण कर असल में वो आयोनाइज हो जा रहे हैं, यानी वो आयनिक हो जा रहे हैं, आयन में विभक्त हो जा रहे हैं। और इसीलिए इस लेयर को हम लोग बोल सकते हैं आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। आयनोस्फीयर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, यानी मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल को, ये तीनों को मिला के ही आयनोस्फीयर बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन तीनों मंडलों में सूर्य की ऊर्जा जो होती है वह बहुत ज़्यादा प्रचंड आती है, चूंकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल बहुत ही कम है जो उसे ग्रहण करे, एब्जॉर्ब करे, ठीक। तो ये जो ऊर्जा जो है, यही ऊर्जा क्या करे, इन एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करे, आयनित कर दे रही है, आयनिक आयन में रूपांतरित कर दे रही है, जिससे इसका नाम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। और आयनोस्फीयर का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी के धरातल से जब रेडियो की जब तरंगे भेजी जाती है, वो उन्हीं आयनों से टकरा के दोबारा पृथ्वी की तरफ आ जाती है। और यही आयनोस्फीयर का एक उपयोग हम लोग करते हैं पृथ्वी की सतह पर रहते हुए, कि रेडियो के सिग्नल, रेडियो के तरंगों को आसानी से रिफ्लेक्ट करा पाते हैं आयनोस्फीयर की मदद से। यानी आयनोस्फीयर में जो आयन है उनकी मदद से रेडियो की तरंगों को हम लोग रिफ्लेक्ट करा पाते हैं। तो ये तो क्या है, आयनोस्फीयर की बात है। जो हमने जाना कि ये जो तापमान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन, ये जो लेयर है थर्मोस्फीयर, तापमंडल जो है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सूर्य की जो आने वाली रेडिएशन है उन्हें एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए इसका तापमान धीरे 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 बढ़ रहा है। और देखा गया इसका तापमान कम से कम 1200 या 1300 डिग्री तक पहुंच जाता है। और उसके बाद एक्सोस्फीयर है। अब चूंकि एक्सोस्फीयर में बोला है तो ना के बराबर कोई एयर मॉलिक्यूल्स है, ये सबसे बाहर वाला मंडल है, इसलिए इसका तापमान और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, करीब करीब 2000 या 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है एक्सोस्फीयर का तापमान, ठीक है। तो उम्मीद है तुम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ये तापमान में जो परिवर्तन है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये तुम लोगों ने समझा। अब इसी में हम लोग थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग समझ लेते हैं। जैसे कि हमने जाना था कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की सतह पे आ रही है, इवन एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर यानी बहिर्मंडल, तापमंडल, मध्यमंडल से होते हुए जब सूर्य की किरणें समताप मंडल और जब शोभ मंडल या परिवर्तन मंडल पे जब आ रही हैं, तब आने के बाद क्या होता है, वो टकरा के सूर्य की पृथ्वी के धरातल से टकरा के वापस जब ऊपर की तरफ जाती है, और इसी प्रक्रिया में संचरण बोलो, संवहन बोलो, विकिरण बोलो, हमारे धरातल को गर्म कर रही है और उसके आसपास के वायु को भी गर्म कर रही है, खास करके ट्रोपोस्फेयर के। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो हमारे जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतना क्या हो रहा है, उतना हमारे पॉल्यूशन बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारे ट्रोपोस्फीयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और भी दूसरे गैसेस की मात्रा बढ़ रही है। तो जनरली इसमें मेन जो कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो किरणें जो है, जो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, उन्हीं किरणों को बाहर जाने में बाधा उत्पन्न कर रही है। उन्हें असल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर जो इस ट्रोपोस्फीयर में जमता जा रहा है, मात्रा अधिक हो रही है, वो क्या कर रही है, इन्हीं किरणों को बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न कर रही है। जिससे हो क्या रहा है, ये किरणें बाहर नहीं निकल पा रही है और इसी में एब्जॉर्ब हो जा रही है, जिससे हो क्या रहा है, ट्रोपोस्फीयर का तापमान बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने के फलस्वरूप क्या रहा है, इसी प्रक्रिया को बढ़ने के फलस्वरूप हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो एक ग्रीन हाउस जो पौधों यानी नर्सरी के जो पौधे, छोटे छोटे पौधे, उन्हें बड़ा करने के लिए जिस तरह का घर बनाया जाता है, जिन्हें ग्रीन हाउस कहा जाता है, उसी की तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड भी काम कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर भी उसी तरह का काम कर रहा है, जो सूर्य की किरणों को बाहर जाने से रोक रहा है। तो इसी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उसकी वजह से बहुत सारी आपदा भी हो रही है।